Hello everyone, this is Avinanan and welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. तो आइए हम 2010 के अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं. So in Paleopoda, on the basis of nature, shape and size of the teeth and the socket, different type of dentition is recognized. Heterodont is also known as the telodont, where the teeth and the socket are not in a uniform shape and it is in few in number. Its example is Cerastoderma. Next is Desmodont. In Desmodont, there are true teeth and a hinge plate, but one or more laminae or ribs are developed at the hinge margin, and its example is. Next is Dysodont. Here the teeth radiate outwards from the umbo, and its example is Mytilus. And another example of Dysodont is. And next is Caesodont. Obvious answer is Trigonia. In Caesodont, grooved teeth are developed. So our answer is C. Next question is which of the following constituents of limestone is. This is very important and interesting question. You must have read about the classification of limestone RL रॉक क्लासिफिकेशन भी इसको बोलते हैं. देखो किसी भी रॉक का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके टेक्सचर स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम करते हैं तो किसी रॉक के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, फिर उसका ग्राउंड मास होता है. अब देखो ये ग्रेन है, इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा जिसको ग्राउंड मास भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो दो ग्रेन को कंबाइन करेगा उसको सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं. अब क्या होता है, ये जो ग्राउंड मास है इसका जो मैट्रिक्स है वो दो तरह के होते हैं कार्बोनेट रॉक में. एक होता है मिक्राइट, दूसरा होता है एस्पेराइट. मिक्राइट दोनों के साइड सीमेंट इज अ फाइन ग्रेन बेसिकली क्लियर इंटरलॉकिंग. तो ये बैकग्राउंड रॉक इसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग मैट्रिक्स. अगर मड है तो क्या होगा, वो इज नॉट राइट वर्ड. इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल के लिए बैकग्राउंड यूज, इसका जो मैट्रिक्स होगा बैकग्राउंड होगा, इसका बैकग्राउंड सिंपल से विजिबल होगा. ओके, वो क्या होगा, विजिबल. ये मेन डिफरेंस है. क्या होता है, दिस इज द क्लासिफिकेशन में बैकग्राउंड के बेसिस पे इज रिलेटिवली क्लियर. ये बैकग्राउंड रॉक समझाने के बैकग्राउंड की इसमें क्या होगा, क्या होगा इंटरलॉकिंग. अब ये स्फेरिक कैल्साइट जो है, जैसे कि हमने स्पेराइट की बात की, तो यही है. तो ये दिस इज द मैट्रिक्स. अब ये मैं आपको अपने नोट्स का इमेज दिखा रहा हूँ. अब देखो ये स्पेरी एलोकेमिकल है एंड दिस इज मिक्राइट. तो इसका जो मैट्रिक्स है वो विजुअल नहीं है और इसमें इंटरलॉकिंग है, ग्रेन्स है, दैट इज विजुअल. अब देखो इसमें जो फर्दर ग्रेन्स हैं रॉक के अंदर, फर्स्ट इज इंट्राक्लास्ट. तो क्या होगा, विद इन द मिनरल होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट होंगे इरेगुलर, तो इंट्राक्लास्ट होगा यहाँ से. तो अगर उसका जो मैट्रिक्स है वो स्प्राइट होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रास्प्राइट, अगर वो मिक्राइट होगा तो इंट्राकेल्स मिक्राइट. अब दूसरा है ओआइड्स, फिर है बायोक्लास्ट, फिर है फ्लोइड्स. तो इसी तरह इसके अलग अलग नाम होते हैं, ओ स्प्राइट, ओ मिक्राइट, बायोस्प्राइट, बायोमिक्राइट, पेल स्प्राइट, पेल मिक्राइट. ओके, ये नाम होते हैं. बट हमें क्या है, डेफिनेशन जानना है. तो इन चारों में दो सबसे इजी है. इंट्राक्लास्ट, जो कि नाम से ही पता चलता है, इंट्राक्लास्ट होंगे उसके इरेगुलर फ्रैगमेंट होंगे उस रॉक मिनरल्स के अंदर. ओके, दूसरा है बायोक्लास्ट, मतलब कि कोई बायोलॉजिकल जो होगा, कोई फॉसिल होगा, वो उसके अंदर एम्बेडेड होगा. अब बच गए ओआइड्स. ओआइड्स हैव अ न्यूक्लियस around which concentric layer of CaCO3 are wrapped. जैसे कि आप ये इमेज में भी देख सकते हो, ये क्या है, इसका एक न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक CaCO3 का लेयर होता है. ओके, इसकी साइज जो होती है लेस देन 2 mm होता है. अब ये किस इन्वायरमेंट में मिलता है, मेरीन एट शैलो वाटर. देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से और क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ. अब शैलो वाटर में इसकी डेप्थ कितनी होगी, लेस देन 15 मीटर. देखते हैं पेलोइड्स क्या होते हैं. देखो अब पेलोइड्स जो होते हैं फाइन ग्रेन होते हैं, सैंड टू सिल्ट साइज क्लास ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन कार्बन है, और इसका साइज क्या होता है, 0.1 to 0.5 mm. अब इसका इमेज देखो, आप इसको जब देखोगे ये किस तरह, आपको थिन सेक्शन में जब देखोगे इस तरह दिखेगा. तो इससे देखो क्या पता चलता है, इट हैज अ लैक ऑफ कोहेरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. देखो वाइड्स क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसमें न्यूक्लियस होता है, तो याद रखेंगे आप, वाइड्स में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बनता है CaCO3 का.
ओके, इसका साइज होता है लेस देन 2 mm मीटर, ये सैलो डेप्थ में मिलता है लेस देन 15 मीटर की डेप्थ पे। पेलॉइड्स क्या होते हैं, ये फाइन ग्रेन होते हैं, सैंड और सिल्ट साइज के होते हैं, जिसका कि रेंज दिया हुआ है 0.1 से 0.5 mm तक, और ये लैक ऑफ कोहेरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब ये किस इन्वायरमेंट में मिलते हैं, सैलो मैरिन में, लो एनर्जी प्लेटफॉर्म में, लैगून्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग वॉइड्स एंड पेलॉइड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, which of the following constituent of limestone is characterized by the concentric structure? So the answer is quartz. यहाँ शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर है 4 mm। ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, ये नहीं होता है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सर्कुलर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर रीफ इंक्लोजिंग शैलो बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर रीफ इंक्लोजिंग शैलो बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड। देखो ये भी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर रीफ इंक्लोजिंग शैलो बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, और ये पहले भी आया हुआ है, रिपीट हुआ हुआ ये भी क्वेश्चन है, तो मैंने तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर जो नए हैं इस वीडियो पे, मैं उनके लिए डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब ये है क्या, फर्स्ट स्टेज है, ये क्या आइलैंड है। ओके, अब इसके अराउंड क्या होता है, ये जो रीफ है ये जनरेट होना शुरू होता है दोनों साइड से। तो ये पहला वाला जो होता है ना, वो होता है फ्रिंजिंग रीफ, एंड फ्रिंजिंग रीफ इज फॉर्म ऑन द मार्जिन ऑन एन आइलैंड इन कंटिन्यूएशन विद द शोर। तो ये फर्स्ट स्टेज है। फिर ये क्या होता है, जैसे जैसे ये डेवलप होना शुरू होता है, फिर यहाँ से ये डेवलप होगा, तो इस तरह का सिचुएशन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो है सी वाटर है, ओके, ये भी सी है, तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है, तो इन दोनों डिप्रेशन में लगून बनता है। सो बैरियर रीफ आर built away from the island and therefore they enclose a lagoon between the central landmass and themselves. फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर क्या होगा, ये और यहाँ से डेवलप होना शुरू होंगे ये जो रीफ है। तो फिर इस ये कंडीशन आएगा कि ये सेंट्रल मास में एक लेगून फॉर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉल। सो देखो क्वेश्चन में क्या है, सर्कुलर रीफ्स इनक्लोजिंग शैलो बॉडी ऑफ वाटर आर फॉर्म। तो यहाँ पे शैलो बॉडी ऑफ वाटर के बारे में बात की है, जो कि इन केस ऑफ एटॉल होता है। अब ये रीफ जो है किस कंडीशन में बनता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लो हमारा इक्वेटर है, जो इसका लैटलॉन्ग होता है उसके रेंज होता है 28 डिग्री नॉर्थ टू 28 डिग्री साउथ, और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है 24 डिग्री सेल्सियस, और क्लीन वाटर इन्वायरमेंट में बनता है ये। और डेप्थ जो है, वाटर डेप्थ क्या होना चाहिए, 45 मीटर होना चाहिए। तो ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। आई होप आपने पहले भी किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा यहाँ से कुछ बेसिक टर्म है, बाकी आप किसी भी बुक से भांगर महापात्रा दोनों में दिया हुआ है, ये वहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल assemblage which does not correctly define a metamorphic facies। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका बहुत ही इजी आंसर है। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन 2009 में कर रहा है, तब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिनको वो याद होगा तो उनके लिए देखो, तो वो आराम से लगाएंगे इसका आंसर सी। अब ये देखो ओम्पेसाइट प्लस गार्नेट, ओम्पेसाइट किस में होता है, इक्लोजाइट फेसिस में होता है। वहां पे मैंने इसका इक्लोजाइट फेसिस में क्या क्या असेंबलेज होते हैं वो बताया था, और वहां पे बताया था कि एम्पेसाइट फेसिस में जो होता है प्लाजियोक्लेज नहीं एग्जिस्ट करता, प्लाजियोक्लेज नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जाता है, यहाँ से ये कंफ्यूजन होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ऑल्विन होता है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ऑल्विन के साथ प्लाजियोक्लेज एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये हम जब मेटामॉर्फिक फेसिस करेंगे तब हम मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा आपको क्यों नहीं करता ये प्लाजियोक्लेज इक्लोजाइट फेसिस में। तो देखो इसलिए मैं जो भी पांच पांच क्वेश्चन ही करता हूँ और उसको अच्छे से डिटेल करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने से यही फायदा है। कितने, अभी देखो पांच में से तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले आ चुके हैं, अभी तो हमने बस 2007 किया है, 2008 किया है और 2009 किया है।
अब इन्हीं तीनों ईयर में टोटल कितने हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। 90 क्वेश्चन से ही काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा फोकस होता है कि मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से बताऊँ, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं वहीं पे बताऊँ, ताकि आप एक सीक्वेंस में देखना शुरू करो मेरे वीडियोस को। और जो भी मैं वीडियो सब्जेक्ट में डालता हूँ वो प्लीज देखा करो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर रेगुलर वॉच कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब हम कल करेंगे अगले 5 क्वेश्चंस।